हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वरदान इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम विनय शुक्ला है और हम अपनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी सीरीज में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ की। किसकी बात करेंगे? कूलम्ब्स लॉ की। अब ये कूलम्ब्स लॉ होता क्या है? आइए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो दो चार्जेस के बीच में लगता है। दो चार्ज होने चाहिए। अब चार्ज के बेटा दो नेचर होते हैं, एक अट्रैक्शन और दूसरा रिपल्सन। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अब अट्रैक्शन कब लगता है एंड रिपल्सन कब लगता है, आइए समझते हैं। जब प्लस और प्लस चार्ज होते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी कि रिपल्सन फोर्स लगता है। और जब माइनस माइनस होते हैं उनके बीच में भी प्रतिकर्षण बल लगता है, इन दोनों के बीच में भी लगता है प्लस प्लस। लेकिन जब प्लस और माइनस चार्ज होते हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, और यहां पर लगता है रिपल्सन फोर्स। तो नेचर पर डिपेंड करता है। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे, निगेटिव नेगेटिव चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इसी सिचुएशन में ये जो फोर्स है ये किस तरह से काम करेगा, किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, इसी चीज को लेकर के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन है ये किस चीज पर डिपेंड करता है, कैसे लगता है, इस पर कूलम्ब ने एक लॉ दिया जिसको हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम्ब का नियम। आइए समझते हैं क्या होता है। The force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges। मतलब ये दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला, भाई कोई तो फोर्स लगेगा। हमने अभी अभी समझाया था कि यदि प्लस प्लस होंगे तो आकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। माइनस माइनस होंगे तब भी रिपल्सन फोर्स लगेगा। लेकिन यदि एक प्लस और दूसरा माइनस है तो क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी आकर्षण बल लगेगा। तो ये जो बल है, ये जो फोर्स आएगा, ये किस पर डिपेंड करता है? तो कूलम्ब ने बताया द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज is directly proportional to the product of the magnitude of the charges। यानी इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी है प्रोपोर्शनल Q1 Q2। फिर यही बल इन दोनों आवेशों के, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उन यह जो बल है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका सेंस है। अब थोड़ा सा सेंस समझते हैं, थोड़ा फील ले लेते हैं। यदि चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा ले लेंगे, चार्ज को जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा फोर्स होगा, मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा हो गई तो भाई फोर्स अपने आप घट जाएगा। भाई सीधी बात है, एक चार्ज यहाँ है दूसरा चार्ज यहाँ है, ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ हो गए तो ये एक दूसरे को कम अट्रैक्ट करेंगे। यस और नो? इन दोनों के बीच का फोर्स घट जाएगा। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमें दिखाई दे रही, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बनेगा। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, एक फार्मूला कांस्टेंट मिलेगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा ये जो K है इसे हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट, कूलामीय नियतांक, कूलामीय नियतांक कहते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं। और इस कूलम्ब्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
तो भाई इस k की जगह यदि हम वैल्यू लगा देंगे f 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो f इज इक्वल टू बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो एक फाइनली फार्मूला हमारे पास ये आ गया जो कि न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होता है। बेटा इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यही है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसकी वैल्यू होती है बेटा 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा यूनिट जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, इस कांस्टेंट की यूनिट और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखिए रिवर्स है। इसकी कितनी है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसकी कितनी? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी ये क्वेश्चन जब आता है तो आप लोग इसे रॉन्ग करके चले जाते हैं। ठीक है, अब एक सबसे बड़ी बात जो अभी हमने डिस्कस ही नहीं करी यहाँ पर लिखी हुई है, आइए देखते हैं कि ये जो फोर्स लगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो सदिश है तो इसमें डायरेक्शन भी होगी। तो इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? तो कूलम ने इसको भी सॉल्व करके बताया कि दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। मतलब ये जो बल होता है ये सदैव उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, अनुदिश होता है। जो लाइन मिला रही है, मतलब यदि मैं सीधा सीधा कहूं कि ये जो लाइन मिला रही है, या तो फोर्स इधर लगेगा या तो फोर्स इधर लगेगा। ये फोर्स इसी लाइन में लगेगा, इसी लाइन में लगेगा। ये फोर्स ऊपर और नीचे नहीं लग सकता, क्योंकि कूलम ने यही बात बताई कि जो फोर्स है वो फोर्स कहां लगता है? द फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, यानी उन चार्जेस के बीच में उन चार्जेस को मिलाने वाली रेखा में लगेगा। अच्छा, इसमें कुछ लोग क्या सोच लेते हैं, इसके भी न्यूमेरिकल में कुछ लॉ आते हैं। क्या आता है इसमें? रूल लगते हैं कि कुछ लोग सोच लेंगे कि यही दोनों के बीच में ही फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स इधर भी लग सकता है, ये फोर्स इधर भी लग सकता है। बात समझ गए ना? यानी रहेगा इस लाइन में ही रहेगा, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में। तो बेटा ये है कूलम्स लॉ। इसे आप लोग वीडियो पॉज करके कई बार सॉल्व करने की कोशिश करें, कई बार रट लें। सभी बोर्ड के एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, और इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसे आप लोग नोट करिए। बच्चों अब हम बात करते हैं कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के बारे में, क्योंकि कूलम्स लॉ में हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्स के बारे में, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी जो डायरेक्शनल होती है। आइए समझते हैं डायरेक्शनल वेक्टर क्वांटिटी को कैसे यूज करते हैं। हमारे पास दो चार्ज हैं, ये प्लस Q1 है, दूसरा वाला भी प्लस Q2 है, और दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कौन किस पर फोर्स लगा रहा है। ये F12 क्यों लिखा हुआ है? इधर लगा हुआ है, तो इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। F12 क्या है? F12 का मतलब है कि Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला फोर्स, यानी फोर्स एक्ट्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q2 चार्ज Q1 पर फोर्स लगा रहा है, कितना लगा रहा है? F12। भाई दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का लगाएंगे, वो इधर झेलेगा वो उधर झेलेगा, तो Q2 इस पर कितना झेल रहा है? इधर F12, यानी 2 से 1 की ओर, इसको बोलेंगे F12। क्लियर हो रही है मेरी बात? और Q1 इस पर कितना फोर्स लगा रहा है? ये इधर धक्का देगा, F21 फोर्स। लेकिन जरा समझिएगा, Q1 से जब इसकी लोकेशन देखेंगे तो इधर की तरफ चलना पड़ेगा, और Q2 से जब इसकी लोकेशन देखेंगे तो इधर की तरफ चलना पड़ेगा। मतलब अब R हमको दूसरी तरह से लेना पड़ेगा। फोर्स 1 2 लेंगे दोनों पॉजिटिव चार्ज में, लेकिन R देखिए Q1 से Q2 तक की डिस्टेंस, इधर जाओगे ना तो वो इधर जाओगे ना, 1 से किधर जा रहे हो? 2, तो R12 कैप होगा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में यदि हमें बनाना है तो देखो क्या बनाएंगे, F12 वेक्टर
इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर तो होता है। और साइड में क्या लगा देना है, R21 कैप। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहेंगे सर कब 1 2 कब 2 1, आइए समझ लो। मतलब फोर्स तो इधर लग रहा है लेकिन Q2 बैठा कहाँ है, उधर बैठा, उधर। तो इधर से उधर जाओगे तो 1 से किधर जाना पड़ेगा, 2 की तरफ। तो 1 से 2 पोजीशन कहाँ है उसकी, 1 से 2 की तरफ। लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, Q2 लगा रहा है इस पर फोर्स। बातें कुछ समझ में आ रही हैं, आई होप समझ में आ रही होंगी। अब इसी को फील करते हैं। ये चीज क्या कह रही है, ये चीज कह रही है कि Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है। द फोर्स एक्ट्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, मतलब Q2 पर लगने वाला बल किसके कारण, Q1 के कारण। ये इसको धक्का मार रहा है इधर, और जब ये इसको धक्का मार रहा है तो इसका फोर्स आएगा F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर यूनिट वेक्टर R कौन सा यूज करेंगे, R12 कैप। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये बात किसकी किसकी थी, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में। यानी जब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल। जैसे दो पर्सन की कभी लड़ाई हो जाती है तो आप क्या देखते हो, दोनों एक दूसरे को, एक इधर धक्का लगा रहा है दूसरा इधर धक्का लगा रहा है। तो क्या करेंगे, लोकेशन दोनों की, फोर्स इधर लग रहा है, एक का फोर्स इधर लग रहा है कि नहीं लग रहा, लेकिन लोकेशन कहेंगे जिसमें F12 लग रहा है उसकी लोकेशन उधर दिखाई दे रही है, जिसमें F21 लग रहा है उसकी फोर्स लोकेशन इधर दिखाई दे रही है। बात समझिए, थोड़ा फील करिए इस चीज को। आइए समझते हैं प्लस और माइनस चार्ज के लिए सिचुएशन हो। अब हमको देखिए प्लस माइनस में क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचेंगे। तो जब अपनी तरफ खींचेंगे जरा ध्यान देना, F12 यानी फोर्स F12 का सेंस क्या है कि Q2 Q1 पर फोर्स लग रहा है, किसके कारण, Q2 के कारण। ये इधर खींच रहा है इसको, यानी Q2 Q1 को अपनी तरफ खींच रहा है और Q1 Q2 को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये फोर्स की वैल्यू है F12, तो इधर वेक्टर भी तो इधर, ये इधर ही तो जाएगा, तो यानी R12 आएगा। लेकिन ये इधर खींचेगा तो ये इधर आएगा, यानी दोनों पास पास आएंगे। तो इसमें जितना जो डायरेक्शन है वही R की डायरेक्शन, लेकिन यहां पर अपोजिट होगी। बच्चे कुछ भी लिख देते हैं, तो कुछ भी वाली आज के बाद छोड़ देना कि कुछ भी लिख देंगे, नहीं। आपको ध्यान रखना है कि एक दूसरे को खींच रहे हैं, ये एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो ये इधर खींचेगा तो ये इधर इसकी लोकेशन दिखाई देगी, ये इधर खींचेगा तो इसकी लोकेशन इधर आएगी। मतलब F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान, यहाँ पर 12 आएगा हर कैप में, यहाँ पर 21 आएगा जब 21 निकालेंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान से समझना है, और आज के बाद इसकी सिचुएशन को भूलना नहीं है कि प्लस माइनस में क्या आती है और प्लस प्लस में क्या आती है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम का नियम सदिश स्वरूप में लिखिए। सदिश रूप में किस तरह से कूलम के नियम को लिखते हैं, तो बच्चों इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब इसी में एक चीज और हम यहीं पर बता देते हैं। क्या बताएंगे, हम ये बताएंगे कि जो फोर्स है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। परावैद्युतांक, इसके को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि परावैद्युतांक। ये परावैद्युतांक के भी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो हम अपना फार्मूला इस के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, यानी हमारा फार्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 1/k, और आगे क्या लिखेंगे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बच्चों इसकी भी जरूरत पड़ेगी आगे कि कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, इसको अच्छे से समझिए। अब इसके बाद फोर्स के कॉन्सेप्ट के हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, इसे सॉल्व करिए, नोट करिए।